हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज़ील फॉर मैथ्स एसएससी। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछला वीडियो अपलोड किया था नंबर सिस्टम का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, उसमें मैंने केवल 1 से लेकर 10 तक के ही क्वेश्चंस करवाए थे। तो आज हम 10 के आगे बढ़ेंगे और जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सके मैं इस वीडियो में करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब हम करते हैं, प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा हम जल्दी जल्दी इनको करने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं, CGL 2021 है या फिर CHSL जो रह गया था वो है, तो उससे पहले हमारा ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा। जैसे कल मैंने जो पिछले वीडियो में अपलोड किया था, उस वीडियो में हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ मिस्टेक थी। हमने क्या किया था, थोड़ी सी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कर दी। तो एक बार हम उस क्वेश्चन नंबर 10 को वापस देखेंगे। तो एक बार आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 है, वो आप रीड करें। उसमें क्या गलती हुई थी वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो थोड़ी बहुत माइन्यूट गलती थी उसके अंदर, तो देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भोजन पर, 2/3 मकान के किराए पर और शेष कितना बचता है उसके पास, 630 रुपए। ध्यान से देखना कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये बोल रहा है कि एक आदमी है, उसके पास जितने भी टोटल इनकम है। तो मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं, जब भी हम इनकम को डिवाइड करते हैं, तो उसको हमेशा एक आपको मानना है। उसको हमेशा क्या मानना है, एक। अब ये कहता है कि एक में से 1/4 तो उसने भोजन पे खर्च कर दिया और उसके बाद में 2/3 जो है मकान के किराए पर खर्च कर दिया। 2/3 जो है वो मकान के किराए पर खर्च कर दिया। एक उसके पास टोटल इनकम थी, 1/4 उसने क्या कर दिया, भोजन पर, और 2/3 मकान के किराए पर। और जो इनको माइनस करने पर शेष बचा, वो शेष कितना बचा, 630 रुपये। वो शेष कितना बचा, 630 रुपये। आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर इनका LCM 12 होगा और यहाँ से 12 माइनस 3 माइनस, मैंने यहाँ पर कल 4 लिख दिया था। 4 करने के कारण ये हमारा आंसर गलत हो गया था, बट ये 4 2 जा क्या होगा, 8 होगा। अगर आपको मिस्टेक पता चल गई तो आपने खुद ठीक कर लिया होगा, और अगर नहीं पता चली तो आज हम इस वीडियो में ठीक उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास किसकी वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ से 1 की वैल्यू चाहिए। हमें यहाँ पहले 1 की वैल्यू चाहिए। टोटल इनकम क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए 12 में से 11 गए तो कितने बचे, 1/12। 1/12 की वैल्यू आपके पास आ गई। तो यहाँ से आप A की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसकी टोटल इनकम हमने 1 मानी थी ना, 1 मानी थी, तो यहाँ से A की वैल्यू कैसे आएगी, 12 डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि उसके मकान का किराया कितना है। मकान का किराया ज्ञात करना है। तो मकान का किराया कितना भाग है, 2/3 है। मकान का किराया कितना है, 2/3 है। तो हमारा मकान का किराया जो है, इसको 2/3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। 2/3 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ये लो। अब हम इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 3 4 जा, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 0, 8 दिया 24 के 4, हासिल 2, 8 6 48 और 2 50। तो यहाँ से हमारा ये जो आंसर है 5040 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर है ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने यूनिट डिजिट फाइंड करने के जो थ्योरी का वीडियो है वो डाल रखा है हमारे इसी चैनल पर, और उसके अलावा हम लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 1 डिजिट कैसे फाइंड करते हैं उसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है। तो आप अगर थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो उन वीडियोज़ को देखें। तो यहाँ देखिए, यूनिट डिजिट आपको बताना है, इकाई का अंक आपको बताना है 264 की घात 102 प्लस 264 की घात 103। 264 की घात 102 प्लस 264 की घात 103, इसका हमें इकाई का अंक बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। तो यूनिट डिजिट आप ध्यान से देखिए। अगर हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है तो आप केवल इकाई का अंक लेंगे। तो यहाँ इकाई का अंक है 4 और 4 की घात है 102। मुझे बताएं 102 सम संख्या है या विषम संख्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। सर हम जानते हैं ये इवन है, सम संख्या है, ये एक सम संख्या है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ भी हमारे पास यूनिट डिजिट इकाइकांक 4 है, तो यहाँ भी हमने 4 लिखा, और इसका जो हमारे पास ये घात है, ये जो पावर है वो एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, ये एक विषम संख्या है। और मैंने एक थ्योरी का जो वीडियो अपलोड किया हुआ है उसमें आप देखोगे कि जब हमारे पास 4 की घात कोई भी सम नंबर अगर होता है, 4 की घात अगर कोई सम होता है, सम नंबर होता है या इवन नंबर होता है, तो वहां पर यूनिट डिजिट 6 आता है। वहां पर यूनिट डिजिट क्या होता है? 6 होता है। और जब हमारे पास कोई ऑड नंबर होता है तो वहां यूनिट डिजिट 4 ही रहता है। जब 4 की घात सम संख्या हो तो 6, और जब 4 की घात विषम संख्या हो तो 4 होता है। 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10। यहां से हमारे पास इकाइकांक क्या आ गया? 0। यहां से हमारे पास इकाइकांक आ गया 0, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, रीड करें उसको। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी? ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है कि हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर है। कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर का मतलब होता है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर का मतलब होता है कि एक के बाद एक लगातार आने वाले जो हमारे पास इंटीजर हैं, संख्याएं हैं, उनकी हमें बात बता रहा है ये। जैसे मान लो मैंने कोई संख्या, विषम संख्या हमें लेनी है, मैंने विषम संख्या ले ली 3। अब मुझे बताओ इसके बाद क्रमागत विषम संख्या या फिर कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा आएगा? तो सर 3 के जस्ट बाद में विषम संख्या 5 आती है, फिर उसके बाद में 7 आती है, फिर उसके बाद में 9 आती है। मतलब जब हम ऐसे लगातार चलते जाते हैं तो उसको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या फिर क्रमागत संख्याएं कहा जाता है। हमें एक चीज इसमें यह पता होनी चाहिए कि अगर आप एक विषम संख्या से दूसरी विषम संख्या पर पहुंचते हैं, जब आप एक विषम संख्या से दूसरी विषम संख्या पर पहुंचते हैं तो आपको +2 करना पड़ता है। यहां भी आप पहुंचोगे तो +2 किया आपने, यहां भी आप पहुंचोगे तो यहां भी आपने क्या किया? +2 किया। मतलब अगर एक विषम संख्या से दूसरी विषम संख्या पे हम जाते हैं तो वहां +2 हमें करना पड़ता है। तो जैसे यहां इस क्वेश्चन में हमें कौन सा नंबर है ये हमें नहीं पता, इसलिए हमने पहली जो विषम संख्या है वो क्या मान ली? x मान ली। तो मुझे बताओ दूसरी क्या हो जाएगी कि सर अगर हमें इसके जस्ट बाद वाली चाहिए तो हम इसमें +2 कर देंगे, और 3 संख्याओं की बात कर रहा है इसलिए हम इसमें +2 और कर देंगे। तो ये हमारे पास 3 संख्याएं हो गई। पहला हो गया x, दूसरा हो गया x +2, तीसरा हो गया x +4। और इन तीनों का जो सम है वो कितना दे रखा है? 67। तीनों का जो सम है वो कितना दे रखा है? 147 हमें इनका सम दे रखा है। इनके जो योग है वो कितना दे रखा है? 147। इनका योग कितना दे रखा है? 147। यहां से आप बहुत ही आसानी से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? x + x + x 3x हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और 3 के जो x के साथ 3 था वो डिवाइड हो जाएगा। 147 में से यहाँ से 6 गए, 141 बचे, और 3 का जब आप भाग दोगे तो यहाँ पर 3 चौक 12, 3 सते 21। x की वैल्यू कितनी आ गई? 47। लेकिन ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमें पूछा है बीच वाली संख्या क्या है, तो बीच वाली संख्या कौन सी है? x + 2 है। तो यहाँ से आप 47 में 2 जोड़ दोगे तो अपने पास बीच वाली संख्या आ जाएगी 49। बीच वाली संख्या क्या आ जाएगी? 49 आ जाएगी। बीच वाली संख्या क्या आ जाएगी? 49। एक मेथड तो हमारे पास ये है, बहुत लंबा मेथड है थोड़ा, ठीक है। अब हम करेंगे थोड़ा इसका शॉर्ट मेथड। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास लगातार क्रमागत संख्याएं हो, लगातार क्रमागत संख्याएं हो, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए कि हमारे पास वो 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, मतलब विषम संख्या में हो, विषम संख्या में होनी चाहिए। तो जब लगातार क्रमागत संख्याएं होती है और बीच वाली संख्या अगर पूछता है तो वहां पर उनका एवरेज हम फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं? एवरेज। तो मुझे बताओ 3 संख्याएं हैं और तीनों संख्याओं का योग कितना है? 147 है। 3 संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं का योग कितना है? 147 है। बीच का नंबर अगर आपको ज्ञात करना है तो आप इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या फिर आंकड़ों की संख्या जिसको हम बोलते हैं कितनी है? 1 2 3, तो इसमें 3 का भाग दे दो तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 49। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड है। मैंने क्या कहा? जब भी क्रमागत संख्याएं दे रखी हो तो उसका एवरेज जब हम फाइंड करते हैं तो वो बिल्कुल बीच का नंबर होता है, बिल्कुल बीच का नंबर होता है। एक बार आप इसको लिख ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे करते हैं।
अगला हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 13। स्क्रीन पर आपके पास क्वेश्चन है, एक बार आप उसको रीड करके करने की कोशिश करें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर और चौथी संख्या को 2 से भाग करने पर, मतलब हमारे पास एक नंबर है 45। इसको हमें 4 भागों में बांटना है। इसको हमें किस में बांटना है? 4 भागों में बांटना है, ABCD। इसको हमें 4 भागों में बांटना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस तरीके से हम इसको बांटे कि पहले में तो 2 जोड़ दिया, दूसरे में से 2 घटा दिया, तीसरे में 2 को गुणा कर दिया और चौथे में 2 का भाग दे दिया, ठीक है। पहले में 2 जोड़ दिया, 2 घटा दिया, 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग दे दिया। और इतना करने के बाद में जब हम इन सबको जोड़ते हैं, तो वो किसके बराबर आता है? 45 के बराबर आता है। वो किसके बराबर आता है? 45 के बराबर आता है। तो आपको ये ABCD संख्याएं क्या है ये आपको बताना है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो बहुत लंबा टाइम हमारे पास निकल जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास निकल जाएगा। तो हमें ऐसा कोई मेथड नहीं चाहिए जिसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का जो बेस्ट मेथड है सॉल्व करने का, वो है हमारे पास बाई ऑप्शन। आप इसको ऑप्शन से अगर करें तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आप इसको ऑप्शन से करें तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। आपके पास ऑप्शन होंगे, मैं एक बार ऑप्शन लिख लेता हूं। देखिए 1, 8, 15, 21 है पहला ऑप्शन। 1, 8, 15, 21 ये फर्स्ट ऑप्शन है। बी हमारे पास है 8, 7, 10, 20। 8, 7, 10, 20। तीसरा ऑप्शन है सी 8, 12, 10, 15। 8, 12, 10, 15। और यहाँ हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है 2, 12, 5, 2, 12, 5, 26। 2, 12, 5, 26। ये हमारे पास 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो जो भी चीजें आपको दे रखी है वो इसमें अप्लाई करके देखिए। देखिए पहले नंबर में अगर हम 2 जोड़े तो 3 हो जाएगा, दूसरे नंबर में 2 घटाएं तो 6 हो जाएगा, तीसरे नंबर को 2 से गुणा करें तो 30 हो जाएगा और चौथे नंबर में 2 का तो भाग ही नहीं जाएगा। तो यहाँ तो हमारे पास पॉइंट में आंसर हो ही नहीं सकता, तो पहला आंसर हमारे पास नहीं है। इसी तरीके से आप इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं कि ये भी हमारे पास ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा। यहां से हम इनको देख लेते हैं एक बार। देखिए ये लास्ट वाला ऑप्शन भी देखते हैं। 2 में से 2 गए 0, सॉरी इसमें जोड़ना है ना, तो पहले में हमने जोड़ा 4, फिर उसके बाद में आ जाएगा माइनस करोगे तो 10, इसको गुणा करोगे तो 10 और इसमें भाग दोगे तो 13। एक बार आप ऐड करके देखिए क्या 45 आ रहा है क्या हमारे पास? 10 और 10 20, 20 और 4 24 और 13 ये नहीं आ रहा है हमारे पास, ये 37 आ रहा है ऑप्शन में। बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक बार करके इसको देख लेते हैं, ध्यान से देखें। 8 में 2 जोड़े 10, 7 में 2 गए 5, 10 को 2 से गुणा किया 20 और 20 में 10 का भाग दिया, तो 2 का भाग दिया 10। सॉल्व करेंगे 10 और 10 20 और 20 40 और 5 45। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो करेक्ट होगा। तो ये इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड जो है मैंने आपको बता दिया। अगर इसको आप बाई ऑप्शन करेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी बुक में लिख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम करने वाले हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिखाई दे रहा होगा। आप उसको करने की कोशिश करें, अगर हो जाता है तो आगे बढ़े और अगर नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, जैसे हमने पीछे अभी क्रमागत संख्याओं वाला किया था, कॉन्जुगेटिव नंबर्स वाला किया था, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। देखिए यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याएं जो 3 से विभाजित है का योग 63 है। अब ध्यान रखना यहाँ पर भी हमारे पास 3 क्रमागत संख्याएं ही हैं, 3 क्रमागत विषम संख्याएं ही हैं। यहाँ भी हमारे पास 3 ओड कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, 3 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर्स हैं। तो मैंने आपको कहा कि ये 3 से विभाजित होनी चाहिए। क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है?
है 3 से विभाजित होनी चाहिए। मुझे बताओ, अगर मैंने कोई नंबर x ले लिया, अगर मैंने कोई नंबर x ले लिया, अगर मैंने कोई नंबर x ले लिया जो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, मैंने कोई नंबर x ले लिया जो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो मुझे बताओ अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर होगा सर x+3। क्यों? ये भी तो 3 से पूरा विभाजित होगा। देखिए ध्यान से, अगर x को हमने पूरा विभाजित माना है तो x+3 भी पूरा विभाजित होगा, क्योंकि 3 में 3 का भाग चला जाएगा, x में 3 का भाग जाता ही है। फिर उसके बाद में अगला क्या आएगा? x+6। अगला क्या आएगा? x+6। चलिए, हमने ये मान लिया, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत क्यों है? ध्यान से सुनना, यहां हमें विषम संख्याओं के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? विषम संख्याओं के बारे में। अगर आपने x को मान लो 3 ले लिया, x को मान लेते हैं, सपोज करें कि हमारे पास ये 3 है, मैंने अगला नंबर क्या लिया? x+3, तो 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। ये तो सर इवन नंबर है, ये तो सर इवन नंबर है, और इवन नंबर हमें लेने ही नहीं है, तो हम क्या लेंगे? ओड लेंगे। तो सर 6 इसमें जोड़ो, देंगे 3 में 6 जोड़े तो 9। मतलब हमारे पास x से सीधा आपको कहां लेना पड़ेगा? 6 पे जाना पड़ेगा, x+6 पे जाना पड़ेगा। आप ये x+3 नहीं ले सकते, x+3 नहीं ले सकते। क्यों? मैंने रीजन आपको बता दिया। अब आप ये सोचें कि क्या हम x+9 ले सकते हैं? क्या हम x+9 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। वहां भी 9 और 3 12 हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी। हम क्या लेंगे? x+12 लेंगे। क्या लेंगे? x+12। यहां पर हमारे पास इन सभी का जो योग है, इन सभी का जो योग है वो 63 के इक्वल है, तो हमने इसको 63 के बराबर कर दिया। आप यहां से x की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पूछा क्या है? इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है वो पूछा है। तो x+x+3x, 12 और 6 18, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 63 में से हमारे पास 18 गया, तो कितना बचा? 51, और 51 में 3 का भाग देंगे 17। यहां पर सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो +12 कर दो, बड़ी संख्या हमारे पास आ जाएगी 29। क्या आ जाएगी हमारे पास? 29। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ये हो जाएगा। कुछ गलती कर दी हमने, यहां से माइनस करने पर, यहां हमारे पास माइनस करने पर 18 को जब हम माइनस करेंगे तो ये 45 आएगा, और 45 में 3 का भाग देंगे तो 15, 15 और 12 27। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ये हो गया सी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। एक संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। एक संख्या है, मान लो हमारे पास कोई संख्या x है, उसको 2 गुना करना है, मतलब 2 से गुना करना है, और उसमें 9 जोड़ा जाता है, तो 9 हमने जोड़ दिया। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। अगर आपको लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण बनाना आता है तो इसमें कोई टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। आप अगर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं, रेखिक समीकरण अगर सॉल्व करना जानते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि परिणाम को 3 गुना कर दें, अब देखिए कोई नंबर था, 2 गुना करके 9 जोड़ दिया, ये पूरा परिणाम हमारे पास आ गया। अगर इसको हम 3 गुना कर दें, तो मैंने इसको पूरे को 3 से गुना कर दिया, तब वह संख्या 75 के बराबर होती है। तो 3 से गुना करने पर यह संख्या क्या हो जाती है? 75 के बराबर। अब x की वैल्यू आपको फाइंड करना आना चाहिए, तो ध्यान से देखिए, 3 गुणा में इधर जाके भाग हो जाएगा 25, उसमें से 9 माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 9 माइनस हुआ, बचा हमारे पास 16। x बराबर कितना आ जाएगा? 8। x बराबर कितना आ जाएगा? 8। तो वह संख्या कौन सी है? हमें संख्या पूछी है, तो 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारे पास CGL टायर 1 1999 का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संभवतः दशमलव संख्या है। हमें ऑप्शन दे रखे हैं, हमें 4 ऑप्शन गिवन है। 4 ऑप्शन में पहला 0.012, 0.123, 0.111, 0.012 है, 0.123 है और 0.111 है, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो मुझे बताओ, 3 अंकों की सबसे छोटी दशमलव संख्या हमें ज्ञात करनी है, हमें बतानी है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी दशमलव संख्या तो भैया यही होती है
0.001 जो है वो सबसे छोटी संख्या होती है किसकी, 3 अंकों की। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन ये होना चाहिए, बट इन तीनों में ये कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। देखिए, एक 6 अंकीय संख्या 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनाई गई है। जैसे हमें उदाहरण भी, एग्जाम्पल भी हमें दे रखा है, 6 डिजिट नंबर है जिनको हम 3-3 नंबर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक तो इसका बेसिक आप समझे, जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर है ABC, या फिर इसको एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो इसमें एग्जाम्पल दे भी रखा है हमें 256। ध्यान से देखिए, 3-3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, 3-3 अंक रिपीट होते हैं। तो जब भी हमारे पास 3 अंक रिपीट होते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। देखिए ये हमारे पास है 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 डिजिट इसके बाद में, तो 5 जीरो आप इसमें लगा दें। फिर 5 के बाद में 4 डिजिट है तो 4 जीरो इसमें लगा देंगे। फिर उसके बाद में 6 के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दिए, 2 के बाद 2 डिजिट है 2 जीरो लगा दिया, 5 के बाद 1 डिजिट है 1 जीरो लगा दिया, और 6 के बाद कुछ नहीं है तो 6 ऐसे के ऐसे रहेगा। अब इसको ध्यान से देखना, सॉल्व करेंगे हम। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, इसमें जब इसको ऐड करेंगे, यहाँ इसमें इसको ऐड करेंगे, इसमें इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर ध्यान से देखिए, मैं ऐड कर रहा हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और जब हम इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6006। ठीक है क्या, एडिशन जो है वो एक बार आप देख लेना। अब देखिए इन सभी में हमारे पास जो है वो 1001 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, सभी में 1001 कॉमन आ रहा है। कैसे आ रहा है, जब इसमें 1001 का भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा तो ये 200 हो गया। जब इसमें 1001 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा तो 50 हो गया, और इसमें 6 बार जाएगा तो ये 6 हो गया। मतलब हमारे पास 1001 जो है वो इसका मल्टीपल है। 1001 का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब सर 1001 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में हमें ये 1001 दे रखा है, लेकिन 1001 किस किस का, हमारे पास इसके गुणनखंड क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके गुणनखंड होते हैं 7, 13 और उसके बाद में 7, 13 और 11। ये हमारे पास इसके गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं, 7, 13 और 11। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए आपके पास 7 ओनली, 11 ओनली, 13 ओनली। तो क्या केवल 7 है क्या, नहीं, इसके साथ 13 और 11 भी है। क्या केवल 13 है क्या, नहीं। क्या केवल 11 है क्या, नहीं। हमारे पास अगर ऑप्शन आपको चाहिए तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 1001। 1001 में ओनली नहीं लगा हुआ है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 1001 के अंदर ही सभी हमारे पास आ गए। 7 भी आ गया, 11 भी आ गया और 13 भी आ गया। तो उम्मीद है आपको ये जो मैंने किया है पूरा डिटेल से, ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार इसको लिखे, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो एक बार आप देखें, हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखिए क्वेश्चन 18 है, 1000 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो। ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2000 का है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो है अभी हमारे पास 2021 में जो अभी हमारे पास CHSL का एग्जाम 10+2 का एग्जाम चल रहा था, उसमें एक शिफ्ट में आया था। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास एक शिफ्ट में आया था, कौन सा, 2021 CHSL में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है 1000 में हम
किसको ऐड करें, तो भैया मेरे को पहले एक बात ये बताओ कि 1000 में हमें ऐड करना है तो हमें पहले इसमें 45 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 45 से ये पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90, ये हो जाएगा 100, फिर हमारे पास 45 दूनी 90, यहाँ बचेगा हमारे पास 10। यहाँ क्या आ रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसके रिमाइंडर से, हमें मतलब है इसके रिमाइंडर से। तो मुझे बताएं कि हम इसमें कितना जोड़े जिससे हमारे पास ये पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो मुझे बताओ 45 में से 10 तो हमारे पास है, 45 में से 10 तो हमारे पास है, बचा कितना 35। मतलब इसमें अगर आप 35 और जोड़ दोगे तो 35 और 10 45 हो जाएगा और इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसमें कम से कम पूछ रहा है तो कम से कम में हमारे पास एक बार भाग जाता है, तो हमने इसको एक बार भाग देने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, 45 बनाना पड़ेगा। तो 10 में आप 35 जोड़ोगे तब हमारे पास 45 आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 35, और 35 है ऑप्शन नंबर ए में, 35 है ऑप्शन नंबर ए में। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः विभाजित होगी। ध्यान से देखिए, कोई भी संख्या मान लिया हमारे पास a है, इसमें 11 का भाग जा रहा है, मतलब इसमें 11 गुणनखंड है, 13 का भाग जाता है, मतलब इसमें 13 भी हमारे पास गुणनखंड में होगा। 11 का भाग जाता है तो 11 इसका गुणनखंड है, और 13 का भाग जाता है तो 13 भी इसका गुणनखंड है। मतलब हमारे पास 11 गुणा 13 का इसमें भाग जाएगा ही जाएगा, इसमें 11 गुणा 13 का भाग भी जाएगा ही जाएगा, क्योंकि दोनों गुणा में होते हैं, जब गुणनखंड होते हैं तो गुणा में होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, एक खिलाड़ी 5 चक्कर की दौड़ में 1 से 1/4 चक्कर लगा लेता है। 5 चक्कर की दौड़ है, उसमें से 1 से 1/4 चक्कर उसने लगा लिए, तो दौड़ का कितना भाग शेष है, बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए टोटल कितने चक्कर हैं, टोटल कितने चक्कर है 5, 5 में से कितना चल लिया 1 से 1/4। बस अपना एग्जामिनर जो है वो इतना देखना चाहता है कि क्या स्टूडेंट को ये जो मिश्रित भिन्न दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, उसको सॉल्व करना आता है या नहीं आता है। तो आप इसको देख सकते हैं, परसेंटेज में हमें पूछा नहीं है। तो देखिए 4 एकम 4 और 1 5/4, और 4 नीचे चला जाएगा गुणा में, तो यहाँ से इसको काटेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा 1/4। अच्छा, इसमें हमें पूछा है दौड़ का कितना भाग शेष है। 1/4 तो वो दौड़ लेता है, लेकिन कितना शेष है ये हमें पूछा है। तो 5 में से 1/4 को माइनस कर दें तो हमारे पास कितना शेष है वो आ जाएगा। 5 का 1/4, सॉरी, एक बार देखते हैं। देखिए पहले तो हमें ये पूछा है कि ये दे रखा है कि 5 में से 1 से 1/4 उसने दौड़ लिया, तो यहाँ 5 में से 5/4 को माइनस करेंगे तो शेष कितना रह जाएगा, 5 चौक 20 माइनस 15/4। ये हमारे पास आंसर है। छोटा सा इजी सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखिए क्या था, 5 चक्कर थे टोटल, उसमें से 1 से 1/4 उसने दौड़ लिए, तो बताओ बचे कितने। तो 5 में से 1 से 1/4 को माइनस कर देंगे तो बचे शेष हमारे पास आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, यूनिट डिजिट इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। थोड़ा नंबर बड़ा है, देखते हैं एक बार। 251 की घात 98, देखिए 251 की घात 98 प्लस 21 की घात 29, 21 की घात हो गई 29 माइनस 106 की घात 100, 106 की घात 100 प्लस 705 की घात 35, 705 की घात 35 और माइनस 16 की घात 4, फिर लास्ट में है प्लस 259। हमें इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो एक बार आप इसको खुद करने की कोशिश करें, फिर हम इसको करते हैं आगे। चलिए देखिए आगे, देखिए हमारे पास ये किस तरीके से होगा। मैंने आपको पहले भी अभी जो हमारा एक क्वेश्चन और था यूनिट डिजिट का, इकाई के अंक का, मैंने उसमें आपको कहा था कि मैंने एक जो नंबर सिस्टम की थ्योरी की सीरीज है वो कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, उसके बाद में मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। तो जैसा भी मेरे पास टाइम मिलेगा मैं थ्योरी के वीडियो भी अपलोड करते जाऊंगा। तो आप एक बार यहाँ पर
इकाई का अंक ज्ञात करने का जो है वो थ्योरी देखें, उसके बाद में आप बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। तो ध्यान से सुने, इकाई का अंक 1 है, 1 की कोई भी घात तो हमारे पास इकाई का अंक 1 ही रहता है। इकाई का अंक 1 है, कोई भी घात तो 1 ही होता है। माइनस 6 की घात हमारे पास कुछ भी होती है 6 ही होता है हमेशा। 6 की घात हमारे पास कुछ भी हो हमेशा 6 आता है। 5 की घात हमारे पास कुछ भी हो हमेशा 5 ही आता है। 5 की घात कुछ भी हो हमेशा 5 ही आता है। उसके बाद में 6 की घात कुछ भी हो हमेशा 6 ही आता है। और यहाँ पर हमारे पास आ गया 9। आप इसको सोल्व करें, ध्यान से देखना एक बार। यहाँ देखें 5 और एक 6 और 6 कट गए हमारे पास। 5 और एक 6 और 6 कट गए। 9 और एक 10, 10 में से 6 गए तो हमारे पास कितना बचा? 4। मतलब हमारे पास इसका इकाई का अंक होगा 4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर देखेंगे। 75 से 97 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? 75 से 97 तक, 75 से लेकर हमें चलना है 97 तक और इन सभी का योग आपको बताना है। तो ध्यान से एक चीज़ हमेशा सुन लें कि जब भी हमारे पास योग की बात करता है तो योग हमारे पास एक सूत्र होता है सीधा और बहुत ही आसान, कि हमारे पास जो पहला नंबर है उसको आप ले लें और जो लास्ट नंबर है उसको आप ले लें और उसमें किसका हमारे पास उसमें अगर आपको करना है, एक सेकंड रुकें, इसमें पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 और यहाँ पर होता है a+l, n/2 a+l। सर ये n क्या है? n हमारे पास है जो हमारे पास नंबर है उनकी संख्या, नंबरों की संख्या। कितनी हमारे पास संख्याएं हैं वो हमें देखना है। तो 75 से 97 तक कितनी संख्याएं हैं वो मुझे बताएं। तो हमारे पास 97 में से 75 गया, कितना बचा? 22 और एक खुद 75 है 23 हमारे पास यहाँ पर संख्याएं हैं बटा 2 और पहली संख्या है 75 प्लस लास्ट संख्या है 97, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 7 और 5 12, 2 हासिल 1, 10 और 7 17 बटा इसमें 2 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 8 और 6। यहाँ देखिए 6 3 18, मतलब यूनिट डिजिट अपने पास 8 आनी चाहिए। कभी कभी आप इस तरीके से भी पता लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में आप देखेंगे सभी में यूनिट डिजिट 8 है तो आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करें। अब मैं आपको मल्टीप्लाई करने की ट्रिक भी बता देता हूँ। यहाँ 2-2 अंक हैं, यहाँ 2-2 अंक है, इनको मल्टीप्लाई करने की ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारी जो ट्रिक है जल्दी करने की जो कैपेसिटी है वो भी मैं लगातार आपको करवाते रहूँगा। तो ध्यान से देखें, कैलकुलेशन भी आपके साथ के साथ होती जाएगी। सबसे पहले पहले अंक से पहले अंक को गुणा करें तो 6 3 18 की 8 हो गया, हासिल का 1 चला जाएगा आगे। अब उसके बाद क्या करेंगे? बाहर वाले को बाहर वाले से, अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। बाहर वाले को बाहर वाले से, अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12 और 8 तिया 24, 12 और 24 कितना हो गया? 36, 36 और 1 कितना हो गया? 37, 37 का बचा 3। उसके बाद में बचे हमारे पास 2 और 8। अब इन दोनों को दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना हो गया? 19। मतलब हमारा आंसर हो गया 1978। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है वो प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला है। इसमें हमारे पास और भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं, वो एवरेज में हम पढ़ेंगे। तो एक बार आप इसको देखें, लिख लें एक बार इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पर आपके पास होगा। एक बार आप इसको करने की कोशिश करें। चलिए 23 क्वेश्चन हमारे पास है। 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग बताओ जो 3 से गुणज हो। 100 और 200 के बीच में, ध्यान से देखना, 100 और 200 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती है और उनका हमें सम बताना है। तो ध्यान से देखना एक बार, एक चीज हमेशा ध्यान से देखें। 100 के बाद में हमारे पास पहली कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है? 100 के बाद में पहली कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है? तो सर 100 के बाद में हमारे पास जो है वो 102 आता है जो 3 से विभाजित होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 से विभाजित होने वाले नंबर्स चाहिए। 3 से विभाजित होने वाले नंबर्स हमें चाहिए। तो सर 100 के बाद में 100 नहीं होता है 3 से विभाजित, 101 नहीं
नहीं होता, 102 होता है, फिर उसके बाद में 105 आएगा, फिर उसके बाद में 108 आएगा, ऐसे चलते चलते 200 तक हमारे पास आएगा 197। ठीक है, सही है क्या? 97, ये हमारे पास 1098 हो जाएगा, 198 तक, क्योंकि 200 से पहले पहले हमें लेनी है। तो 102 से लेके 198 तक जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी का हमें क्या करना है? योग करना है। तो इनका योग करने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखें, हमारे पास एक टॉपिक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। तो उस एपी से हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको एपी नहीं आता है तो पहले आप किसी दूसरे टीचर से या किसी भी टीचर से, क्योंकि मैंने अभी तक इसके थ्योरी के वीडियोस नहीं डाले हैं, तो आप पहले थ्योरी करें, क्योंकि समांतर श्रेणी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास पहला अंक क्या हो जाएगा? 102। पहला जो पद है हमारे पास कितना हो गया? 102 हो गया। पहला पद कितना हो गया? 102 हो गया। अब उसके बाद में देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? पदों की संख्या। तो मुझे बताए कि 3 का भाग जिन जिन में जा रहा है वो कितने पद हैं ऐसे। तो पहले मुझे एक बात ये बताएं कि 200 में जब हम 3 का भाग देंगे तो ये तो आएगा 1 से लेकर 200 तक की संख्याएं जिनमें 3 का भाग जाता है। 1 से लेकर 200 तक की संख्या जिनमें 3 का भाग जाता है। और अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं 100/3 को, तो ये हो जाएगा सर 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं जिनमें 3 का भाग जाता है। क्योंकि मुझे 1 से 100 तक की संख्याएं नहीं चाहिए, मुझे 1 से 100 तक की संख्याएं नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे 100 से 200 तक की चाहिए। तो मैंने क्या किया, 1 से 200 तक के जितने भी नंबर हैं 3 से विभाजित होने वाले, वो यहाँ डिवाइड करके ज्ञात कर लूंगा। फिर मैं 1 से 100 तक के माइनस कर दूंगा, क्योंकि मुझे 100 से आगे चाहिए। तो यहाँ पर 200 में से हमारे पास 100 गया, 100 बचा, तो 100/3 कितना हो जाएगा सर? 100/3 हो जाएगा हमारे पास 33। कितना हो जाएगा? 33। मतलब हमारे पास यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? 33 संख्याएं हैं। तो हमारे पास, जैसे मैंने अभी योग का फॉर्मूला बताया था, n/2 a + l। तो यहां से देखें, n मतलब पदों की संख्या होती है, कितने पद है? 33/2 करेंगे। a पहला पद होता है 102, l अपने पास आखिरी पद होता है 198। जब आप इसमें भाग देंगे और गुणा करेंगे तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। देखिए 200 300 हो जाएगा, 300 में 2 का भाग दिया, हमारे पास 150 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 0, 15 × 45, 4 45 और 4 49। मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इस पूरे प्रोसेस को देखें, मैंने कैसे इस चीज को फाइंड किया है, ध्यान से आप इसको सीखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पर हम आगे बढ़ते हैं। 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा? ध्यान से देखें, जो हमारे पास वर्ग होते हैं, स्क्वायर होता है, उनका योग हमें दे रखा है। तो ये क्रमागत वाला जो सिस्टम है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया। यहाँ पर हमें सम विषम का कोई चक्कर नहीं दे रखा है, हमें डायरेक्ट क्या पूछा है? पूर्णांक पूछा है। तो मान लिया पहला हमारे पास x है, दूसरा हमारे पास x+1 है और तीसरा हमारे पास x+2 है। क्योंकि एक के बाद एक, क्रमागत का मतलब मैंने आपको बताया था, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब बताया था, एक के बाद एक जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें +1 हमें करना पड़ेगा। अगर सम और विषम पूछता तो +2 हम करते हैं। और इनके वर्गों का योग दे रखा है, इनका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसके वर्गों का योग कितना है? 2030। कितना है? 2030। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने पर हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमें इतना बड़ा तो आता ही नहीं है। सर क्या करें? इसको शॉर्ट करने के लिए क्या करें? तो आप इसको बाई ऑप्शन करें सर। इसको आप बाई ऑप्शन से आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। पूछा क्या है? बीच का पूर्णांक। तो ध्यान से देखिए, हमें ऑप्शन में दे रखा 25, 26, 27, 28। ऑप्शन में दे रखे हैं 25, 26, 27 और 28। अब सर कैसे देखेंगे हम? सर हम x की वैल्यू 25 को लेते हैं, बीच का पूर्णांक है, ध्यान रखना 25, और बीच का पूर्णांक हमने क्या लिया है? x+1।
x प्लस 1 बीच का पूर्णांक लिया है, प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो x का मान 24 आ जाएगा। तो सर x का मान 24 पुट करके देखो क्या इनका वर्ग करने पर 2030 आता है क्या, तो देखते हैं। देखिए 24 का वर्ग होता है 576, 24 प्लस 1 25 का वर्ग होता है 625 और 24 और 2 26 का वर्ग होता है 676। आप जोड़ेंगे 6 और 6 12 और 5 17, इकाई के अंक से ही मुझे पता चल गया कि सर ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल पूरा ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकाई के अंक हमारे पास 0 आना चाहिए। इकाई का अंक हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इकाई का अंक 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ इकाई का अंक 0 नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ये हमारे पास बीच का अंक अगर हम माने तो बीच का अंक हमने x प्लस 1 माना है, प्लस का 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, x बराबर 25 हो जाएगा। देखिए x के मान 25 रखेंगे 625 हो गया, 25 प्लस 1 26 676 हो गया, और यहाँ पर 25 प्लस 2 27 का हो जाता है 729। क्या देखते हैं यहाँ पर अपने पास 0 आता है तो 5 और 6 11 और 9 20। यस, यहाँ हमारे पास 0 आ रहा है, इकाई का अंक 0 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप जब इनमें पुट करेंगे तो यहाँ भी इकाई का अंक 0 नहीं आएगा, यहाँ भी इकाई का अंक 0 नहीं आने वाला, तो इकाई के अंक से आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन से अगर आप करेंगे तो ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने बैठ जाएंगे, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने बैठ जाएंगे, तो आपका आराम से 5 से 7 मिनट वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना तो आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करें। चले क्वेश्चन नंबर 25 हम करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या गिवन है सर, हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 9, 1 2 3 4 5 6 7 9 को गुणा किया आपने 72 से। किससे गुणा किया, 72 से। किससे गुणा किया, 72 से। तो सर आंसर क्या होगा, तो ये एक ट्रिक होती है, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें केवल क्या करना है, आपको डायरेक्ट इसकी जो ट्रिक है वो पता होनी चाहिए। एक बार मैं देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक है, यही हमारे पास है। इसको एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास ट्रिक ये होती है कि जब भी हम इस नंबर को 72 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारे पास 8 8 8 8 ही आता है। क्या आता है, 8 8 8 ही आता है। अब सर कैसे पता चलेगा कितनी बार आएगा हमारे पास 8, तो ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार हमारे पास 8 आएगा। तो एक बार इसका ऑप्शन नंबर सी है, गिने देखें, 3 और 3 6 और 3 9 बार आएगा सर, 9 बार आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार इसको देखिए, सॉल्व करके देखते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल से बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है हमारे पास, 9 है। मुझे एक बात ये बताएं कि क्या हम 72 को 8 गुणा 9 लिख सकते हैं? क्या हम 72 को 8 गुणा 9 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, 8 9 में 72 होता है। 9 को एक बार इससे गुणा करें, 9 को एक बार इससे गुणा करेंगे। देखिए 9 नाम 81 हासिल 8, 9 सते 63 और 8 71 हासिल 7, 9 छिके 54 और 7 61 हासिल 6, 9 पंजे 45 और 6 51 हासिल 5, 9 चौक 36 और 5 41 हासिल 4, 9 तिया 27 और 4 31 हासिल 3, 9 दूनी 18 और 3 21 हासिल 2, 9 कम 9 और 2 11। देखिए हमारे पास 1 1 1 1 1 आ गया। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट ट्रिक थी जो आपको पता होनी चाहिए। आप अगर किसी भी टीचर के वीडियो देख रहे हैं तो आप उसमें थ्योरी में इस चीज़ को
पढ़ लेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करना है तो केवल आप अपनी पूरी पढ़ाई एक और मैक्सिमम 2 टीचर से पढ़ें, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि सभी टीचर अलग अलग पढ़ाते हैं, अलग अलग कंटेंट होता है, उनके करवाने का तरीका अलग होता है। तो आप जो हैं वो सभी के पास नहीं जाएं, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब सभी के क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास दिया गया है 0.111। 0.111 जो है उसको हम 1/9 लिखते हैं, ठीक है। 0.444 किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। 0.444 किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो मुझे बताएं 0.444 को क्या हम 0.1111 गुणा 4 लिख सकते हैं? यही तो होगा हमारे पास, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 एकम 4, और इसकी वैल्यू हमें दे ही रखी है 1/9, और गुणा 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4/9 हो जाएगा। खत्म बात, हमारे पास हो जाएगा 4/9। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, एक बार क्वेश्चन नंबर 27 देखें। दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल 12 तथा 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? दो संख्याओं का योग, मान लिया दो संख्याएं x और y है, इन दोनों का योग x प्लस y है, इन दोनों का गुणनफल x गुणा y है। गुणनफल भी आपको दे रखा है, योग भी आपको दे रखा है, ये है 12 और ये है 35। इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब 1/x प्लस 1/y का मान आपको ज्ञात करना है। पहले इसको सॉल्व करें, यहीं से आंसर हो जाएगा। देखिए इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो x प्लस वाई, जब इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस वाई, और नीचे इसका एलसीएम एक्स वाई हो जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू है 12, एक्स वाई की वैल्यू है 35, तो इनके व्युत्क्रमों का योग कितना आ गया? 12/35। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, चलिए देखिए, यदि दो संख्याओं का योग 3 तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग 12 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं x और y मान ली, इनका योग 3 है, इनके वर्गों का योग 12 है, इनके वर्गों का योग क्या है? 12 है। इनका योग 3 है, इनके वर्गों का योग 12 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा ये हमें पूछा है। बहुत आसान है, आइडेंटिटी से हमें इसको करना है। x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सर? x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ध्यान से देखें, x प्लस वाई हमें दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको 12 दे रखा है, और एक्स वाई हमें फाइंड करना, क्योंकि यही तो है गुणनफल। x और y दोनों का गुणनफल हमें ज्ञात करना। गुणनफल देखें तो 12 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3 बचा, 2 भाग गुणा में है, इधर जाके भाग हो जाएगा, तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया? -3/2। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया 28। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आगे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 29। स्क्रीन पर आपके पास क्वेश्चन होगा हमेशा, आप उसको करने की कोशिश करें, और अगर नहीं होता है तो साथ में सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 रीड कीजिए। 800 चॉकलेट हैं, एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी जाती है। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दोगुनी चॉकलेट मिलती है तो कक्षा में छात्रों की संख्या थी। देखिए कितनी चॉकलेट है हमारे पास? 800 चॉकलेट है सर, 800 चॉकलेट है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, पूरी कक्षा में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमें पता नहीं है कितने बच्चे हमारे पास हैं, तो मैंने मान लिया हमारे पास x बच्चे हैं सर। हमारे पास कितने बच्चे हैं? x बच्चे हैं। हमारे पास कितने बच्चे हैं? x बच्चे हैं। अब वो कहता है कि जितने बच्चे हैं ना आपके पास पूरी क्लास में, उसके 2 गुना टॉफियां बच्चों को मिलती है, चॉकलेट बच्चों को मिलती है। अगर x हमारे पास है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 2x चॉकलेट सभी बच्चों को मिलती है। एक बच्चे को 2x मिलेगी, एक बच्चे को 2x, क्योंकि 2 गुनी ये मिल रही है, तो एक बच्चे को 2x मिलेगी, तो x बच्चों को कितनी मिलेगी? 2x गुणा 2, 2x गुणा x बराबर किसके है? टोटल कितनी चॉकलेट है? x 800।
2 इधर जाके भाग होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 400 हमारे पास आएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था काफी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। संख्याएं 2, 4, 6, 8 से लेकर 100 तक का परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, कहां से कहां तक है सर, 2, 4, 6, 8 से लेकर 100 तक। ये हमें बताना है शून्य की संख्या कितनी होगी। तो मुझे एक चीज आप बताना, शून्य हमारे पास कब आता है सर, हमारे पास शून्य आता है जब हम 2 को 5 से गुणा कर दें तो 10 आ जाता है, शून्य आ गया हमारे पास। सर यहाँ पर ये सभी सम संख्याएं ले रहा है तो सम संख्या में आगे जाके हमारे पास 10 भी आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि 2 और 5 के कितने पेयर, 2 और 5 के कितने पेयर यहाँ पर बन रहे हैं वो हमें देखना है। तो ध्यान से एक बार आप सुने। देखिए 2 तो हमारे पास कई हैं क्योंकि सम संख्या है तो सब में 2 आएगा, लेकिन 5 कितने हैं वो हम देख लें तो हमारा आंसर बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखना। यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा। मैंने 10 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 10 में तो 0 आ गया हमारे पास पहले से। 15 के बाद 20 हमने ले लिया, 20 में 0 आता है। फिर उसके बाद आएगा 25, फिर आएगा 30, फिर आएगा हमारे पास 35, फिर आएगा 40, फिर आएगा 45, फिर आएगा 50, फिर आएगा 55, फिर आएगा 60 और फिर उसके बाद में हमारे पास आगे चलते रहेंगे 65, फिर आएगा 70, फिर आएगा 75, फिर होगा 80। ऐसे हमारे पास 100 तक हम कर देंगे इसको कंप्लीट। तो ध्यान से देखें एक बार, मुझे ये बताएं इनमें कितने 0 हो गए। इनमें कितने 0 हो गए तो देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 0 सर हमारे पास यहाँ हो गए। कितने हो गए, 10 0 हमारे पास हो गए। यहाँ पर कितने 0 हो गए, 10 0 हमारे पास हो गए। अब हमें और कितने 0 है वो भी बताना है। तो ध्यान से देखना एक बार हमारे पास कि और कितने 0 होंगे। तो 2 से लेकर, अच्छा सॉरी, मैंने एक चीज़ ये गलती कर दी कि यहाँ पर सभी सम संख्याएं हैं तो सभी सम संख्याओं में 15 नहीं आएगा, 25 भी नहीं आएगा, 35, 45, 55 ये नहीं आने वाले, क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याएं हमें नहीं दे रखी है, केवल क्या दे रखी है, सम संख्याएं। तो ध्यान से आप देखिए कितने हमारे पास यहाँ पर 0 होंगे। तो यहाँ हमारे पास कितने हो गए, 10, देखिए 9 ये हो गए और 2 हमारे पास ये हो गए 11, ठीक है। 9 ये हो गए और 2 हमारे पास ये हो गए 11। और उसके बाद में हमारे पास एक चीज़ ध्यान से सुनना कि जब आप 20 को और 50 को गुणा करेंगे तो यहाँ से 2 गुणा 5 10 एक और आ जाएगा ना। यहाँ से जब आप इसको गुणा करेंगे तो 2 गुणा 5 यहाँ से भी आ जाएगा तो एक और बढ़ जाएगा, तो 11 यहाँ पर थे और एक और हो जाएगा। तो टोटल कितनी संख्या शून्य हो जाएंगे, 12 शून्य हो जाएंगे। ध्यान से सुने, 10, 20, 30 से 100 तक के 11 हो गए। और जब 20 और 50 को गुणा करेंगे, क्योंकि गुणनफल की बात कर रहा है, गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 का 1 0 और आएगा और 11 और 1 कितने हो जाएंगे, 12। चलिए आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31, क्वेश्चन नंबर 31, 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 से 50 तक के हमें नंबर लिखने हैं और कितने अंकों की संख्या की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी ये हमें बताना है। मैंने इसका भी जो थ्योरी का वीडियो है वो डाल रखा है नंबर सिस्टम में, आप उसको देख सकते हैं और बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, 1 से लेके 9 तक कितने अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं। फिर उसके बाद में 10 से हमें 50 तक जाना है, 10 से 50 तक कितने अंक हो गए, 41 अंक हो गए। इनमें सब में 2-2 अंक होते हैं। 1 से 9 तक की संख्याओं में 1-1 अंक होता है तो 9 अंक हो गए। और 10 से 50 तक की संख्याओं में 2-2 अंक होते हैं तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो 41 दूनी हो गया 82, 82 में 9 ऐड किया तो कितना आ गया, 91, 91। तो 91 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 देखें,
एक संख्या को दोगुना करके परिणाम में 20 जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है। एक संख्या है, मैंने पीछे भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था, एक संख्या है x, इसको दोगुना करके क्या करते हैं हम इसमें 20 जोड़ते हैं। इसमें क्या करते हैं 20 जोड़ते हैं, इसमें 20 जोड़ते हैं। चलिए 20 जोड़ दिया हमने, तो 20 जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है जितना कि उस संख्या को 8 से गुणा करने पर 4 की कमी करते हैं। देखिए ये हमने 2 गुना करके 20 जोड़ दिया, अब कह रहा है कि इसको 8 से गुना करके 4 कम कर दो, 4 कम कर दो मतलब 4 माइनस कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। 8 में से 2 माइनस हुआ 6 बचा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 6x बराबर 24 आएगा और x बराबर 4 हो जाएगा। तो संख्या कितनी हो गई 4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। कुछ दोस्त हैं पिकनिक पर जाते हैं और 108 रुपये खर्च करते हैं, ठीक है। उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं। कुछ दोस्त थे, मान लिया हमारे पास x दोस्त थे और उन्होंने टोटल कितने रुपए देने थे 108 रुपये देने थे सबको मिला के, लेकिन 3 दोस्त नहीं पहुंचे, तो मतलब कितने पहुंचे x माइनस 3 पहुंचे। कितने पहुंचे x माइनस 3 पहुंचे। फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से से 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़े। मतलब ये जितने भी पहुंचे इनको 3-3 रुपये एक्स्ट्रा इनको देने पड़े। तो क्या कहता है आगे, तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी ये बताइए। मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास ये कितने थे ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए, मान लिया हमारे पास यहाँ पर जो x बच्चे थे उन्होंने कितने रुपए दिए हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं y रुपीज़ इन्होंने दिए। कितने रुपए दिए y दिए, तो x को y से गुणा करोगे तो टोटल कितने रुपए होने थे 108, ठीक है। लेकिन इन x में से 3 नहीं जाते तो x माइनस 3, और फिर जितने भी हमारे पास दोस्त गए उनको क्या करने पड़े, y तो वो दे ही रहे थे पहले, y तो वो क्या करते हैं देते हैं, और फिर बोलता है कि 3 रुपये एक्स्ट्रा और देने पड़ते हैं, तो यहाँ से y को 3 से गुणा कर दो, ठीक है, सॉरी जोड़ दो, इसमें y में 3 और जोड़ दो। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 बच्चे कम हो गए। उसके बाद भी बोलता है कि हमारे पास वो जो जितने भी रुपए देते हैं उसमें से 3 एक्स्ट्रा और देने पड़ते हैं, तो 3 आपने क्या कर दिए जोड़ दिए, तो यहाँ पर प्रत्येक के हिस्से में इतने बच्चे हमारे पास हो गए। अब भी हमारे पास ये कितने हैं 108 के बराबर ही है। अभी भी हमारे पास ये किसके बराबर है 108 के बराबर है। तो पिकनिक में कितने बच्चों की संख्याएं हैं ये आपको बताना है। तो एक बार आप इसको क्या करें, ऐसे तो हमारे पास एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसको एक काम करते हैं अपन ऑप्शन से करते हैं, ये तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ऐसे तो, ठीक है, ऐसे काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन से आप इसको देखें। देखिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, 15, 12 और फिर उसके बाद में है 9 और 6, 9 और 6। ध्यान से देखना, मान लिया हमारे पास दोस्तों की संख्या 15 थी, दोस्तों की संख्या कितनी थी 15, दोस्तों की संख्या 15 थी, सबने 8-8 रुपये देने 108 रुपये टोटल देने थे। तो मुझे बताओ यहाँ पर 108/15 अपने पास आएगा, कुछ ना कुछ कितने कितने दिए, लेकिन मान लो वो 12 ही गए, मान लो वो कितने गए 12 गए, तो इसको 108 में 12 का भाग दोगे 9 बार जाएगा, और इसमें दोगे तो ये 15 7 35। क्या यहाँ पर ये 3 का डिफरेंस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा 3 का डिफरेंस, क्योंकि 3 का भाग देने पर 15 का भाग देने पर 7 पॉइंट कुछ आएगा और 12 का भाग देने पर 9 आएगा, डिफरेंस 3 का होना चाहिए, ध्यान रखना। जैसे ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास बी, ऑप्शन नंबर बी है 12 का भाग देंगे 9 बार जाएगा, और फिर तीन कम हो गए 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितने का डिफरेंस है भैया 3 का डिफरेंस है। ये 3 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं 3 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। तो हमारे पास अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे 12 बच्चे थे, स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे 12, लेकिन उनमें से 3 शामिल नहीं हुए, तो शामिल कितने हुए 9 शामिल हुए। स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे 12, लेकिन उनमें से 3 शामिल नहीं हुए, तो कितने शामिल हुए 9 शामिल हुए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार इसको देखें, स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखें एक बार, और फिर क्वेश्चन नंबर 34 को करने की कोशिश करें रीड करके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 34, ध्यान से सुने। संख्याएं 1, 3, 5, 7 से लेकर 99 तक तथा 128 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 1, 3, 5, 7 से लेकर कहाँ तक है? 99 तक है, और हम इसको 128 से भी गुणा करते हैं। तो ध्यान से सुने, जैसा मैंने आपको कहा कि सर जीरो कब आएगा, तो मैंने आपको बताया था जीरो या तो 2 से गुणा करने, 2 को 5 से गुणा करने पर जीरो आएगा, या फिर हमारे पास 10, 20, 30 ऐसे गुणा करते हैं तो जीरो आता है। तो यहाँ पर हमारे पास 10, 20, 30 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये सभी विषम संख्याएं हैं, तो सम संख्याएं तो हो ही नहीं सकती। तो हम देखेंगे यहाँ पर 5 कितनी बार आता है, तो 5, ठीक है। फिर उसके बाद में 15, फिर उसके बाद में 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। कितनी बार हो गया? 9 और 1 10 बार हमारे पास ये आ गया 5, ठीक है। 10 बार 5 हमारे पास आ गया। ये क्या होता है सर? ये हमारे पास 128 जो है वो 2 की घात, ये 2 की घात होता है 6। 2 की घात कितनी, सॉरी 2 की घात कितना होता है? 7 होता है। 2 की घात कितना होता है? 7। मतलब ये 2 जो है 7 बार है, तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर दें, सभी को 2 से अगर गुणा कर दें हम, तो यहाँ पर सभी में 0 आ जाएगा, यहाँ पर सभी में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब हमारे पास कितनी बार, सॉरी, ये हमारे पास केवल 7 बार ही गुणा होगा, क्योंकि 2 हमारे पास 7 ही है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें 7 शून्य आ जाएंगे। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा है सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 2 धनात्मक संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग दे रखा है और उनके वर्गों का अंतर दे रखा है। वर्गों का योग, वर्गों का अंतर कितना है? वर्गों का योग 100 है, वर्गों का अंतर 28 है। वर्गों का योग 100 है, वर्गों का अंतर 28 है। तो हमें क्या बताना है? वर्ग, उन संख्याओं का योगफल बताना है, उन संख्याओं का योगफल बताना है। ध्यान से देखना एक बार, इसको आप बहुत आसानी से ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे? मान लो मैंने x की वैल्यू 6 ले ली, y की वैल्यू 8 ले ली। यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई करता है क्या? तो देखिए 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे, अपने पास कितना आ गया? इसको 8 लो, ये बड़ा है ना, इसने बड़ा लिया हमने, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आ गया। 8 का स्क्वायर 64 में से 36 गए, 28 बचे, तो ये भी अपने पास ऑप्शन करेक्ट है। तो मतलब x और ये y की दोनों की वैल्यू सही है, ली है हमने। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। तो दोनों का योगफल हो गया 14। ऑप्शन नंबर हो गया सी। ऑप्शन नंबर हो गया सी। तो ये मैंने आपको करवा दिए क्वेश्चन नंबर 35 तक। 35 तक के क्वेश्चंस आप एक बार खुद भी करने की कोशिश करें, और अगर नहीं आता है तो फिर वीडियो सॉल्यूशन देखें और साथ के साथ इसको करते रहें। ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ज़ील फॉर मैथ्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।